हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर आज पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ को कैसे मेज़र कर नॉइज़ पोल्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। नॉइज़ पोल्यूशन में नॉइज़ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन से नुकसान को क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो इसमें आपको बता रहे हैं पहले मेज़रमेंट कैसे करते हैं। नॉइज़ का मेज़रमेंट जो होता है वो डेसिबल में होता है। किस में होता है? डेसिबल में। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। समझ रहे हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, अब किसका कितना नॉइज़ का इंटेंसिटी है वो आपको दिखा रहे हैं। 80 के ऊपर अगर किसी नॉइज़ का 80 के ऊपर अगर इंटेंसिटी किसी नॉइज़ का है, 80 डेसिबल के ऊपर किसी नॉइज़ का इंटेंसिटी अगर है तो वह नॉइज़ पोल्यूशन है। वो नॉइज़ नहीं, उस नॉइज़ पोल्यूशन है। मैंने आपको कहा अगर कोई नॉइज़ या कोई साउंड जिसका डेसिबल में मेज़रमेंट अगर 80 के ऊपर है तो वह नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। 80 के नीचे नॉर्मल माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल रहोगे। मेज़रमेंट जो होता है, आप देखें यहाँ लिखा हुआ हूँ मैं, जो सांस आप लेते हैं उसका जो डेसिबल में मेज़रमेंट है वो 10 डेसिबल है, 10 डेसिबल। डी छोटा लिखेंगे, बी बड़ा लिखेंगे। डेसिबल वहाँ मैं स्पेलिंग लिखा DECIBEL डेसिबल है ना, DECIBEL डेसिबल। मैंने कहा इन नॉइज़ का सोर्सेज लिखा हुआ हूँ मैं, ये है इंटेंसिटी इन डेसिबल। इंटेंसिटी डेसिबल में है, डेसिबल में जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसका इंटेंसिटी 10 डेसिबल होता है। बेडरूम नाइट के समय जब आराम से सोते हैं फैन उन चला के तो 30 डेसिबल होता है। ये भी क्षम्य है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पंखा ना रहे, हुचर हुचर करता रहे, चलता रहा, घचर पचर करता रहा। कहें सर जी आप तो बताए थे कि पंखा चलेगा तो उसका भी नॉइज़ इसमें जोड़ लिया जाएगा नाइट में। तो पंखा अच्छा होना चाहिए ना फैन। अब ये फैन थोड़े जाओ ची पी कर रहा है, घिचर पिचर कर रहा है। तो आप कहें सर जी हमको तो रात में दिए नहीं है, इतना घचर पचर कर रहा था। तो घचर पचर और पंखा की बात नहीं कर रहा है। नाइट के समय नॉर्मल जो फैन चलता है और नॉर्मली आप जो सोते तो उसमें जो आपके रूम का वो होता है साउंड, वो कितना होता है? 30 डेसिबल। समझ रहे हैं ना। अब लाइब्रेरी जहाँ पे लोग पढ़ते उड़ते हैं वहाँ का 40 डेसिबल तक होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो आप बातचीत करते हैं, नॉर्मली जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप हमसे कुछ बात विवाद कर रहे हो हल्का फुल्का, मार झगड़ा नहीं, वो साउंड नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाएगा। जो मार झगड़ा करते हैं वो साउंड पोल्यूशन में आएगा, उसमें नहीं आएगा। ये है नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं आपसे तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में आता है। तो उसका कितना होता है? 35 से 60 डेसिबल। ये भी क्षम्य है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन वही अब जब आप झगड़ा करने लगते हैं, जो चिल्लाने लगते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। अगला है अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक जो आप लगाते हो घंटी बजाने के लिए, वो 70 से 80 डेसिबल का होता है। अलार्म क्लॉक क्या होता है? 70 to 80 डेसिबल का होता है। ट्रैफिक, आप चाहते हैं ट्रैफिक फंसना? नहीं। सुबह जाम, शाम को जाम, जब देखो तब जौनपुर जाम। आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आप बाइक लेके जा रहे हो, सोच इधर तो निकल जाएंगे, सब आगे ट्रक वाले खड़े किए घों किए जा रहे हैं, धुआं भी फेंक रहे हो। एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है, और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। कान का पर्दा इधर फटा जा रहा है, इधर धुआं निकाले जा रहे हैं। लो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, लो सल्फर डाइऑक्साइड, खा लेते रहो, मस्त रहो।
यही है इंडिया। यहाँ इंडिया के लोग हैं, कितने समझदार होते हैं आप तो समझे रहे हो, बोलिए ना। गड्ढा मुक्त प्रदेश, ये गड्ढा मुक्त प्रदेश है, यहाँ पे गड्ढा मुक्त है पूरा। जहाँ जाएंगे 1-1 फीट का गड्ढा मिलेगा आपको, आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अलार्म क्लॉक 70 to 80 डेसिबल, ट्रैफिक 80 to 90 डेसिबल, ट्रेन व्हिस्टल, ट्रेन जब चलता है, कितना ट्रेन चलता है तो जो अपनी सीट भी आती है पी पी पी, 110 डेसिबल या इवन मोर भी हो सकता है। जेट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान जो होता है उसका 150 डेसिबल तक होता है। रॉकेट इंजन 180 डेसिबल तक होता है। ये है कुछ इंटेंसिटी में लिखा हुआ हूँ, ये तो आप उतार लेंगे, साफ सुथरा लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। डीजे जो बजता है, डीजे ये समझ लीजिए कि वो उसका मैं समझता है 110 से 120 डेसिबल से कम नहीं होता होगा। घटपन मारता है, हार्ट पे पूरा पंचर कर देता है हार्ट, तो इसलिए लग रहा है हार्ट निकल के बाहर आ जाएगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट वाले पेशेंट मर भी सकते हैं, बड़ी समस्या है। और लड़के जो है नाचेंगे, वहीं में जाएंगे, मूड बना लेंगे, मूड समझ रहे ना, मूड बना लेंगे, जाएंगे बियर उयर पी के आएंगे, अपना पीने के बाद नागिन डांस करेंगे, कैब नागिन डांस, ऐसे डांस करेंगे जैसे कि लग रहा है कि नचनिया है ससुरे, ये नचनिया है ऐसा लगेगा। ऐसा डांस करेंगे, ऐसा डांस करेंगे कि कपड़ा वपड़ा कुल गंदा कर डालेंगे। और जहाँ डांस करने वाले हैं, अगर वहाँ बारात में केवल पुरुष वर्ग भी ही हैं और वहाँ पे अच्छी लड़कियाँ नहीं हैं तो कौन डांस वांस नहीं करेंगे, किसको दिखाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। बहरहाल ये तो बेवकूफ़ी है, डीजे को नहीं बजने देना, डीजे पे बैंड लग देना चाहिए, जी डीजे पे बैंड लगा देना, पूर्णतः बैंड लगा देना चाहिए, दिन में रात में कभी भी। पूछिए क्यों? क्योंकि जो साउंड जितना तेज बजता है वो साउंड आपके लिए वेरिएबल नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, होगा ज़रूर। इसीलिए शादी उदी में जब जाते हैं आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो हार्ट अटैक वाले होते हैं वो बेचारे कभी कभी पारे हो जाते हैं। शादी में गए थे, सदी में पार हो गए, अब क्या करोगे उसके लिए। बहरहाल और बेचैनी, हाँ इससे नुकसान क्या होता है, साउंड नॉइज़ पोल्यूशन से क्या नुकसान है, रेस्टलेसनेस आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, रेस्टलेसनेस बेचैनी होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक होगा, सर दर्द होने लगेगा, बोलिए ना, स्लीपलेसनेस हो जाएगा, आप सो नहीं पाएंगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन की नसें फट सकती, तगड़ा साउंड होगा, ब्रेन की नसें फट सकती। और क्या हो सकता है, जो सोनिक बूम भी हो सकता है। ये बूम क्या होता है, जब एरोप्लेन वगैरह या जेट एयरक्राफ्ट वगैरह जो है टेक ऑफ करते हैं तो उसमें उनका बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो जो आपके दरवाजे के या विंडो की जो खिड़कियों में शीशा उसा लगा फूट जाता है, वो सोनिक बूम होता है, बूम, सोनिक बूम ये हो सकता है। ये सब नुकसान है। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ग्रीन मफलिंग कर दीजिए, मफलरिंग कर दीजिए, पीपल लगाइए, शीशो लगाइए, नीम लगाइए, अगल बगल जो वो है क्या बोलते हैं, जो सड़क है उसके दोनों किनारे पर लगा दीजिए, ये ग्रीन मफलरिंग कहलाता है, ये कंट्रोल कर सकता है कुछ। दूसरा जो है इसमें है, ये तो ग्रीन मफलरिंग हो गया। दूसरा डीजे उजे पे बैंड लगा देना चाहिए, डीजे बैंड लगा देना चाहिए। इंजन जो है उसमें जो नॉइज़ कम करें, ऐसे इंजन को जो है मॉडिफाइड इंजन को यूज़ करें, बात समझ रहे हैं ना। और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज वगैरह से या रेसिडेंशियल एरिया से दूर जो है कंपनी वगैरह को डालना चाहिए,
जो कंपनी वगैरह हैं या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह है जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसको रेसिडेंशियल एरिया हॉस्पिटल से, स्कूल से, कॉलेज से दूर होना चाहिए। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए ताकि लोग आराम से बैठ सो सकें। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब कंट्रोल करने के तरीके हैं। डीजे पे बैंड, ग्रीन मफलरिंग। ग्रीन मफलरिंग का मतलब होता है सड़क के दोनों किनारे पे प्लांटेशन कर देंगे तो दो चीज़ कंट्रोल करेगा, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का, दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि वो साउंड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। और दीवारों में टाइल्स वगैरह ऐसी टाइल्स लगा देना चाहिए जो क्या नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। ठीक है। चौथा क्या कम करना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया से दूर जो है फैक्ट्री वगैरह को यूज़, इंडस्ट्री फैक्ट्री को लगाना चाहिए। अगली बात मैं बता रहा था, इसमें जो है जो रिलीजियस साउंड बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको बहुत लो साउंड पे जो है चलाने की अनुमति देनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि उनको जो है अलाउ करना चाहिए वेरी लेस डेसिबल पे जो नॉइज़ निकले। बात समझ रहे हैं हमारी? ये सब कंट्रोल करने के तरीके हैं। तो आप चाहें तो नॉइज़ पोल्यूशन के विषय में आप मेज़रमेंट हाइट डालेंगे, मेज़रमेंट ऑफ हाइट डालेंगे, मेज़रमेंट ऑफ नॉइज़। हाँ लिखिए, द यूनिट ऑफ नॉइज़, द यूनिट ऑफ नॉइज़ ORR साउंड इज डेसिबल। द यूनिट ऑफ नॉइज़ ORR साउंड इज डेसिबल, वो लिखा हुआ DECIBEL, डेसिबल। फुल स्टॉप। द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ इज मेजर्ड, द इंटेंसिटी, ये लिखा हुआ, द इंटेंसिटी of noise is measured in decibel, dB, decibel. Full stop. The intensity of some noise sources are given as below. The intensity of some noise sources are given as below. ये दिया गया है, given as below. इसको उतार लेंगे आप, given as below। जगह छोड़ दिए, इसको उतार लीजिएगा। इसको उतार लीजिएगा आप आसानी से। उसके नीचे पैराचेंज, इतना जगह छोड़ दीजिएगा, उतारिएगा बैठ के आप आराम से। पैराचेंज करके लिखिए, एनी साउंड एबव 80 डेसिबल। ये सब याद करने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा, खाली नीचे वाला याद कर लिए बस, काम चल जाएगा आपका। एनी साउंड एबव 80 डेसिबल, 80 के ऊपर मैं अभी बताया हूँ। एनी साउंड एबव 80 डेसिबल इज़, any sound above 80 decibel is regarded as noise pollution and harmful to hearing system. Full stop. The World Health Organization, WHO has fixed 45 decibel as the, has fixed 45 decibel as the safe noise level for a city, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, पहला पॉइंट, लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑफ नॉइज़
long time exposure of noise, long time exposure of noise damage the internal ear, EAR कान वाला, long time exposure of noise damage the internal ear, कान का पर्दा फाड़ सकता है, internal ear, EAR लिखिएगा, ear, and causes loss of hearing, loss of hearing, overall deafness, DEAFNES, DEAFNESS, deafness, deafness मतलब होता है बहरा हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज स्लीपलेसनेस, इट कॉजेज स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस, SLEEPLESSNESS, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, इट कॉजेज लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता घट जाएगी। लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट, सोनिक बूम्स, सोनिक बूम्स, SONIBOOMS, सोनिक बूम्स, अभी मैंने बताया है विंडो और खिड़की के दरवाजे तोड़ देती हैं, जो एरोप्लेन और उसकी वेव्स होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, सुपरसोनिक कामा एयरप्लेन्स, सुपरसोनिक कामा एयरप्लेन्स creates shock waves, creates shock waves called sonic booms, called sonic booms, bracket close, damage window glass, damage window glass and building structure, and building structure। Next point, it causes many physiological disorder, it causes many physiological disorder such as hypertension, comma giddiness, 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 इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन, कमा increase sweating, कमा increase heartbeat, increase heartbeat। Next point, it increase blood pressure and loss of concentration, next point, it causes physiological abnormalities and headache, HEADACHE, headache। हो गया।
ये तो नुकसान है इससे। कैसे कंट्रोल करेंगे? हेडिंग डालेंगे कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। हाँ लिखिए द नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, द नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, can be controlled by following method, can be controlled by following method। पहला पॉइंट, कवरिंग ऑफ रूम वॉल्स, कवरिंग ऑफ रूम वॉल्स, रूम की दीवार, रूम वॉल्स विथ sound absorber, with sound absorber as acoustic tiles, as acoustic, ACOUSTIC, acoustic tiles। sound absorber as acoustic tiles। नेक्स्ट पॉइंट, नॉइजी इंडस्ट्री, नॉइजी इंडस्ट्री आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, shifted away from the residential area। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग क्विटर मशीन, QUITER, जो आवाज़ कम करती है, क्विटर मशीन कहते हैं उसको। यूजिंग क्विटर, QUITER, क्विटर मशीन, MACHINE, मशीन, इन प्लेस ऑफ नॉइजी मशीन, इन प्लेस ऑफ नॉइजी मशीन, नॉइजी मशीन। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग साइलेंस जोन, क्रिएटिंग साइलेंस जोन नियर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, creating silence zone near school, college, hospitals and public places। नेक्स्ट पॉइंट, unnecessary use of horn, unnecessary use of horn, siren, ORR, hooters, 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 loud speakers, LOUDSPEAKER, loudspeaker, should be restricted, should be restricted at the public places। नेक्स्ट पॉइंट, द एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम, द एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम, द एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर नॉइज कॉजिंग ऑपरेटस, मेजर MAJOR ज़्यादा, मेजर नॉइज कॉजिंग ऑपरेटस सच एज DJ, बैंड पार्टी, लाउड स्पीकर, शुड बी बैंड, should be banned, BANNED, should be banned,
should be banned at 10 p.m. in night. At 10 p.m. in night. Next point, construction of green muffler. Construction of green muffler, MUFFLER, ग्रीन तो लिखा ले जाएंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन मफलर बाय प्लांटिंग ट्रीज, by planting trees, TREES, such as शीशम लिख लीजिए, SHESHUM शीशम, SHESHUM शीशम, कमा अशोक, ASHOK, कमा नीम एंड पीपल etc. along highway, street, and other common places. Full stop. The green muffler trees can absorb sound energy and hence control noise pollution. हो गया. अब अगला हिंट डालेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. डिफिनीशन लिखिए. द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. The pollution of air, water and soil by radioactive substances are called as radioactive pollution. Called radioactive pollution. Hand डालेंगे sources of radioactive pollution. हाँ लिखिए. The main sources of radioactive pollution are given as below. जो एटम बम बनता है पहला ये है. पहला हिंट डालेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, हथियार, WEAPONS, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, जो न्यूक्लियर हथियार बनते हैं, एटम बम. अब बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसमें. द रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज यूरेनियम, स्ट्रांसियम, etc. are used in production of nuclear weapon which causes radioactive pollution. दूसरा हिंट डालेंगे मेडिकल वेस्ट्स, एक्सरे, बीटा रेज, गामा, इसमें जो चलता है ना, एक्सरे, CT स्कैन वगैरह, ये सब नुकसानदेह है आपके लिए. मेडिकल वेस्ट्स. हाँ लिखिए. मेनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, such as carbon 14,
कार्बन 14, कार्बन के ऊपर ऐसे 14 छोटा सा लिख देंगे, कार्बन 14 C14 कामा P32, P मतलब फास्फोरस 32, P32 एंड I125 आयोडीन 125, I125 आर यूज्ड इन मेडिसिन either for treatment or diagnosis, either for treatment or diagnosis, DIAG NOSTIC are diagnostic, which causes radioactive pollution, which causes radioactive pollution. Full stop. Different medical devices, different medical devices such as X-ray, comma sonography, X-ray, comma sonography, comma CT scan, comma MRI, CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी टेस्ट होता है, CT कंप्यूटेड COMPUTED कंप्यूटेड टोमोग्राफी TOMOGRAPHY टोमोग्राफी टेस्ट, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन MRI खाई लिख लो काकर ना करने जाओगे। MRI इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग EMAGING, मैग्नेटिक तो लिखे ले जाएंगे, रेजोनेंस भी लिख ले जाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ETC। टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन रेज एंड कॉजेज रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, हो गया। नेक्स्ट तीसरा डालेंगे यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन, सब आप पढ़े हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी पढ़ते पढ़ते आप पागल हो चुके हैं, उसको बताने मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी जो बम्बार्डमेंट हुआ था उसी विषय में लिखवा रहे हैं। लिखिए द न्यूक्लियर वीपन्स आर, हेडिंग डाले यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, तीसरा हेडिंग है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। हाँ लिखिए द न्यूक्लियर वीपन्स आर मोर डेंजरस पोल्यूटेंट, द न्यूक्लियर वीपन्स आर मोर डेंजरस पोल्यूटेंट्स, फुल स्टॉप। इन सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध में, इन सेकेंड वर्ल्ड वार WAR वर्ल्ड वार कमा 2 atom bomb were exploded 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 or are blasted 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 on Hiroshima HIRO SHIMA Hiroshima HIRO SHIMA Hiroshima and Nagasaki NAGASAKI Hiroshima and Nagasaki टाउन ऑफ जापान, 2 शहर थे ये, टाउन्स ऑफ TOWNS टाउन्स ऑफ जापान JAPAN फुल स्टॉप। द फर्स्ट एटम बम was blasted over Hiroshima, the first atom bomb was blasted over Hiroshima HIRO SHIMA Hiroshima on 6th August 1945 6th अगस्त 6 के बाद TH लगा देंगे 6th अगस्त 1945
1945 at 8:15 AM, 8:15 बजे, 8:15 AM, full stop. In this explosion about 1 lakh LKH, about 1 lakh peoples were killed or injured, and bombs were demolished, DEMOLISHED, demolished all buildings in an area of 13 square km, 13 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 13 स्क्वायर km, फुल स्टॉप. The second atom bomb लिख लीजिएगा. atom bomb were exploded. The second bomb were exploded on 9th August 1945. 9th August 1945 at 11 AM, over Nagasaki. Full stop. In this explosion about 49,000 people were killed or injured. Full stop. These bombs contain U-235 यूरेनियम 235 लिखना जानते हैं ना, कैपिटल U उसके ऊपर छोटा सा 235, 235 एंड PU 239 प्लूटोनियम बोलते हैं ना इसको, यूरेनियम प्लूटोनियम 239 एंड वेट इज अबाउट 20 kilotons, and weight is about 20 kilotons, TONNES, 20 kilotons, TONNES. हो गया. अगला हिंट डालेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है. न्यूक्लियर पावर, चौथा है ये, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. हाँ लिखे द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूजेज different radioactive substances such as strontium 90, SR 90, Rn 222 मतलब 222, कमा यूरेनियम 235, कमा I-131, कमा PU 239, 239 etc. which causes radioactive pollution. हो गया. An accident or explosion
ACCIDENT, an accident, ORR explosion on Chernobyl, CHERNOBYL, Chernobyl nuclear power station, Chernobyl nuclear power station causes more radioactive pollution, full stop. The radiations UV rays, gamma X rays and gamma rays causes radioactive pollution. हो गया। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पे है ये भी बता रहे हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है आपको जानना है, समझना भी है, आपको जानना भी चाहिए क्या इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। तो पहले आप ये समझिए रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकता है। हीमोराइज हो सकता है, जो नसें हैं बॉडी की पतली वाली जिसको बोलते हैं कैपिलरीज, वो फट सकती है और जब वो फट जाएंगी तो आदमी की डेथ हो जाएगी। पैरालाइज हो सकता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से कैंसर हो जाते हैं, कैंसर। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से विकलांगता आती है, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं लोग, किल हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मैं तो समझता हूँ सारे पोल्यूशन का सबसे घातक जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। मैं नहीं, सब समझता है। आप जानते भी होंगे, बहुत बार पढ़ाया जो आप पढ़ के आप दिमागी रूप से संतुलित हो जाते हैं। बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, 50 साल से उसका इफेक्ट पड़ता रहा, उसमें जो रेडिएशन निकलता रहा। हिरोशिमा नागासाकी पे विकलांगता जारी रही 50 साल, तो अभी भी जारी थोड़ा बहुत है। ये कंडीशन होता है। और जो मरे 1.5 लाख, लगभग 1 लाख हिरोशिमा नागासाकी पे, लगभग 50,000 49,000 कहाँ पे, नागासाकी पे। बोलिए ना, दोनों ज़िले ही थे ना, जो कैसे दोनों ज़िले थे। किसके ज़िले थे? जापान के। अमेरिका ने गिराया था 5 अगस्त 9 अगस्त। कंडीशन आपके सामने था। 1 लाख पहले वाले बम से मरे थे, 50,000 करीब दूसरे वाले बम से मरे थे। ये तो आंकड़ा है। अब कितने मरे होंगे तो प्रभु जानते हैं, आपको हम लोग जान सकते हैं, आंकड़ा है ये। और इतना टेम्परेचर वहाँ हो गया था कि अगल बगल बिल्डिंग सब ध्वस्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तब वो सब बताने की बातें नहीं हैं, वो सब पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है? मैंने कहा हीमोराइज हो सकता है। हीमोराइज मतलब ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन हीमोराइज हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर। और रेडिएशन से हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चों में डिफेक्ट आ जाएगा, हैंडीकैप पैदा होंगे ज़्यादा, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो म्यूटेशन कॉज कर देता है। और अगर जीन डिस्टर्ब हो गई तो प्रॉब्लम होगी। तो ये नुकसान है होने वाले। इससे नुकसान कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोकेंगे? रसिया एक बनाएगा तो अमेरिका का हम भी 2 बनाएंगे, इंडिया का हम वो बनाएंगे। छोटे छोटे जो इतने बड़े देश हैं खुद के बड़े, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, क्या है, एटम बम बना के मस्त हैं। इनको बदमाशी को मार देंगे। बड़े बड़े देश ऐसे कांपते हैं। अब देखो ना किम जोंग को, किम जोंग देखे ना, नॉर्थ कोरिया वाला। अमेरिका कहता तो ऐसा करो ना, तो फेंको बम, बताएंगे तुमको। तो हमको नष्ट करने के पहले हम तुम्हारे आधा अमेरिका को पार कर देंगे।
उसके सोचिए इतना शक्तिशाली देश भी उससे डर रहा है। क्यों डर रहा है? सनकी टाइप का है, सनक जाएगा तो एटम बम गिरा देगा। उसका तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा देश है और हम तो इतने बड़े हैं, इतना शक्ति हमारे पास, विश्व के लोग हमसे डरते हैं और एक छोटा सा देश उससे नहीं डर रहा है, ललकार रहा है। काहे ललकार रहा है? वो जान रहा है हमारे पास एटम बम है, ज़्यादा बोलिए तो गिरा देंगे दूर। और उस पर वो काम करता जा रहा है, कोई उस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। ऐसे सब देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, सब ऐसे कर रहे हैं, सबके पास एटम बम। आप सोचो, बनाने के सबके पास क्षमता है, लेकिन उसको कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए बिना हार्म के, कोई नुकसान न पहुंचाए, किसी के पास अभी क्षमता नहीं है। वो बम्मा क्या करेगा? कभी न कभी एक्सप्लोजन करेगा ही, तो पृथ्वी का विनाश होगा ना, और क्या होगा। ये किसी के पास अभी ये क्षमता नहीं है कि हम एटम बम को पूरा कंट्रोल कर ले, रोक ले, या ऐसा एटम कर पूरा विश्व जो है एटम बम विहीन हो जाए। ऐसा संभव है? नहीं है। सबके पास रखा हुआ है। वर्ल्ड वार होगा, विश्व युद्ध होता है, एक दूसरे फेंकेगा, दूसरा उसके फेंकेगा और तीसरा उसके फेंक दे, सब ऐसे ऐसे लड़के ख़त्म हो जाएंगे। ये विनाश की लीला प्रारंभ हमसे नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे थे, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि अजीब सी स्थिति बन जाती है, दिमाग में एक बातें चलने लगती हैं, क्या होगा भविष्य में, बोलिए ना। अभी कोरोना काल में आपने देखा था, रसिया वाले कहा और जो उधर अमेरिका ने कहा ऐसा बम बनाओ जो पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हो, ऐसा बम बना दीजिए, सुपर डुपर बम, सुपर डुपर मिसाइल। अरे सुपर डुपर मिसाइल बनना है, कंट्रोल भी रोक लो ना यार। नहीं, मार करने की क्षमता है, रोकने की क्षमता नहीं है। बहरहाल इससे तो बातें अलग है। तो एटम बम जितने भी हैं, जितने एटम बम वाले देश हैं, सबको हस्ताक्षर करना चाहिए, सिग्नेचर करना चाहिए कि हम लोग एटम बम नहीं बनाएंगे, या एटम बम को कैसे डिस्ट्रॉय करें उसका कोई टेक्निक ढूंढना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि ज़्यादातर आप एक्सरेज, बीटा रेज, गामा एक्सरेज वगैरह के एक्सपोजर में ना आए। जो एक्सरेज डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर साहब पास जाएंगे तुरंत एक्सरे करवा लीजिए, सीटी स्कैन करवा लीजिए, MRI करवा लीजिए, वो सब नुकसानदेह हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। बोलिए ना, किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उनका तो वो होता है, आप जानते ही हो, डायग्नोसिस तो अपने मन से कर नहीं पाते, वैसे बिना चेकअप किए, मशीन सब लगी हुई है, उनको पैसा मिलता है, उसका परसेंटेज मिलता है, पैसे का आगे दुनिया पूरी बेकार पड़ी हुई है। तो पहले अंदाज से मारते हैं, दवा नहीं काम करते, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे जाएगा, पेनिट्रेट करता है, हड्डी को छेद करके बाहर निकल जाता, वही जाकर उधर तरफ जो स्क्रीन होता है उसी पे वो पूरा पिक्चर आता है, तो वही आप सीट लेके देखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऐसे कंप्यूटर टोमोग्राफी टेस्ट है, CT स्कैन, इसमें सब रेज निकलती हैं। वो रेज आपके लिए हानिकारक होती हैं, आपके DNA के लिए हानिकारक होती हैं, आपके जीन के लिए हानिकारक होती हैं, तो उसको कम एक्सपोज, मतलब उसके एक्सपोजर में कम आ पाएँ, न कराना पड़े ज़्यादा तो अच्छी बात है। लेकिन आज जिसके ऊपर प्रभु कृपा होगी या बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बॉडी वाला होगा, उसी के लिए होगा ऐसा। और जो न्यूक्लियर बम का यूज़ पे बैन लगा देना चाहिए। न्यूक्लियर बम जो है या आइटम बम पे के यूज़ पे बैंड, बात समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो पहला आप इसका इफ़ेक्ट डालिए, फिर उसके बाद इसका वो लिख लीजिए। हाँ लिखिए, इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोसेस। पहला पॉइंट, द रेडिएशन डिस्ट्रॉय इम्यून सिस्टम ऑफ, पहला पॉइंट, द रेडिएशन डिस्ट्रॉय, द रेडिएशन डिस्ट्रॉय immune system of animal body, destroy immune system of animal body. Next point, high radiation exposure kill the high radiation exposure kills the animal due to hemorrhage, HAEMORRHAGE, hemorrhage, HAEMORRHAGE, hemorrhage, bleeding, internal bleeding बोलते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए,
Next point, the accumulation of radioactive substances. Next point, the accumulation of radioactive substances in the body causes skin cancer and bone cancer. Skin cancer, bone cancer and hereditary disease. Hereditary disease, etc. Next point, the UV rays causes mutation in different organism. Different organism. हो गया? एक हेड डालिए, चेरनोबिल डिसास्टर। नंबरिंग नहीं करेंगे इसमें। चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था। CHERNOBYL, चेरनोबिल डिसास्टर, DISASTERS, चेरनोबिल डिसास्टर, DISASTERS, डिसास्टर। हाँ लिखिए, इट अकर्स ऑन 26 अप्रैल 1986 एट चेरनोबिल, CHERNOBYL, चेरनोबिल, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन यूक्रेन, in Ukraine, 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 by an accident. Full stop. An explosion of this nuclear power plant, an explosion, विस्फोट of this nuclear power plant increases huge amount of, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, huge, HUGE, huge amount of radioactive substances in the atmosphere. अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इनटू एटमॉस्फेयर। हो गया? फिर सुन लीजिए, एन एक्सप्लोजन ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इंक्रीजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज इनटू एटमॉस्फेयर। फुल स्टॉप। द चेरनोबिल डिसास्टर, आपदा बोलते हैं, डिसास्टर को आपदा बोलते हैं। द चेरनोबिल डिसास्टर वाज वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, वर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्सीडेंट, न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्सीडेंट इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री एंड मेनली अफेक्ट यूक्रेन, UKRAINE, यूक्रेन, mainly affect Ukraine, Russia, 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 Belarus, BELARUS, etc. Belarus, etc. Full stop. More than 2 million people in Russia
more than 2 million people in Russia, in अलग है, रसिया अलग, in Russia, comma 1.5 million in Ukraine, 1.5 million in Ukraine, 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 and 2.2 million in Belarus, 2.2 million in Belarus were affected. Full stop. The radioactive substances I-131 iodine, I-131 131, comma CS-137 and SR-90, SR capital S small r, SR-90 were used in this nuclear power station. This nuclear power station. हो गया. हैंडलिंग कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. पहला पॉइंट, द लीकेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, द लीकेज ऑफ LEAKAGE, द लीकेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर reactors and power plants should be totally stopped. Next point, safe measures should be taken against accident, in nuclear power station. Next point, the nuclear test should be suspended. Next point, the dumping or discharging of nuclear waste. The dumping or discharging of nuclear waste in the sea or a river should be strictly banned. STRICTLY, strictly banned, BANNED, strictly banned, BANNED, रोक देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड पावर एनर्जी. should be promoted.
promoted, should be promoted। हो गया, ये ख़त्म हो गया रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। हो गया भाई। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो पोल्यूशन है, मैंने वाटर पोल्यूशन आपको पढ़ाया, सॉइल पोल्यूशन पढ़ाया, नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ाया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पढ़ाया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एयर और वाटर पोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयर और वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सोलंकी सर थोड़ा बहुत पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा बहुत मैं आधा पढ़ाया हुआ, आधा 1-2 दिन में पढ़ा देंगे, वो भी समझ रहे हैं ना। नहीं कहेंगे तो कल हम अपने जूलॉजी वाले कोर्स में लेक्चर तो दे ही दूँगा एयर पोल्यूशन पे। आज ही बता देता हूँ क्योंकि अभी टाइम है, 20-25 मिनट में आपको काफ़ी चीज़ें बता देंगे आपको। और गेस्ट पेपर भी दे देंगे, लिखवाएंगे, सोलंकी सर पढ़ाए भी हैं, लिखवाएंगे भी वो काफ़ी कुछ। हम एक आउटलाइन आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे एयर पोल्यूशन है क्या, मैंने बताया अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन एटमॉस्फेयर बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स, by physical, chemical or biological means which harmfully affect the human being, their relative individuals and environment also called as air pollution। समझ रहे हैं ना। एयर पोल्यूशन में अब आपको ये देखना है कि एयर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन में आप जानते हैं पहला है प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह रॉ मटेरियल है जो प्लांट यूज़ करता है। CO2 जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। CO2 क्या होता है, रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है, यूज़ करता है प्लांट। लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, किसका कंसंट्रेशन, अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़े, इधर टेम्परेचर जो होगा वो पृथ्वी का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल के जो आइस हैं, आपको पता होना चाहिए, आप नहीं जानते जान लीजिए 75% वाटर लगभग कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे सब फ्रेश वाटर का 75% लगभग, नियर अबाउट 75% वाटर नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है आइस के रूप में एक्यूमुलेटेड है। आपको पता होना चाहिए इतना बाढ़ आता है लेकिन पूरी नदियाँ जाकर समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र 1 इंच खिसकता नहीं। बोलिए ना, जब तक कि कोई साइक्लोन वगैरह ना आए, बोलिए, नहीं होता। पानी बहता रहता है, उसमें जाके मिलता रहता है, समुद्र अपना मस्त पड़ा रहता है, कोई टेंशन नहीं है। इवापोरेशन होता रहता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल के जो आइस अगर मेल्ट करके समुद्र में जा गिरेंगे तो समुद्र का लेवल ऊंचा बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल जब बढ़ेगा तो जितने अगल बगल के देश क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जो नीचे वाली कंट्री हैं सब डूब जाएंगे, उसी में लाशें ऊपर तैरेंगी और जो घर होगा वो पानी के अंदर होगा। यही होगा ना, और क्या हो सकता है। वो आदमी स्वयं करेगा, इसका स्वयं जिम्मेदार आदमी है, भाई कोई नहीं। प्लांट को काटते जाओ, विकास करो, विकास नहीं, विनाश कर रहे हो। विकास नहीं हो रहा, ये विनाश हो रहा है। प्लांट काट के मनी प्लांट लगाने वाले को क्या कहेंगे आप। जहाँ प्लांटेशन देखिए, फॉरेस्ट है, कितना एरिया में फॉरेस्ट था, वो एरिया घटता चला जा रहा है।
इंडिया में ही कम से कम 19% भाग पे आप जानते हैं ढेर सारे एरिया पे वन आच्छादित थे। आज कंडीशन ये है कि 12% तक बचने की संभावना कम हो गई, 12% से भी कम बढ़ गए। तो बोलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ेगा? ऐसे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, विकास कर रहे हैं सब, प्लांटेशन काट रहे हैं, प्लांट काट रहे हैं। वो आपको ऑक्सीजन देता है, वो आपको भोजन देता है, वो आपको कपड़ा देता है, तो आप उसको काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। यही तो मानव सभ्यता कहती है, मानव सभ्यता यही कहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रॉ मटेरियल है, वो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन क्या है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो वो हानि करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट 16 की सर पढ़ाएंगे डिटेल में, हम एक गाइडलाइन बता दे, आउटलाइन बता दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अगर बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, तो वो रेस को आने देता है लेकिन उसको जाने नहीं देता। रेस जैसे आ रही हैं ये लौट के जाने नहीं देगा, तो फिर लौटा देगा पृथ्वी पर। जैसे मान लो ये पूरा एरिया वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ऐसे ये रेज आई नीचे गई, रिफ्लेक्ट होकर फिर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देगा। जब यहाँ आएंगे फिर रिफ्लेक्ट हो कैसे, फिर वहीं घुमा देगा, घुमा के क्या करेगा, री रेडिएट कर देगा, तो तापमान पृथ्वी का बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जहाँ पे लाइट बहुत कम मिलती है वहाँ पे ग्लास पैनल में लोग प्लांटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेडिएशन, जैसे जहाँ पे लाइट कम मिलती है, जैसे हम लोग के पास लाइट अवेलेबल ढेर सारा, सूर्य देवता की लाइट, मतलब का बल्ब की लाइट नहीं, सनलाइट। जहाँ आपको जैसे आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह में, वहाँ पे देखेंगे लाइट बहुत दिन बाद दिखाई देती है। तो अगर वहाँ पे लाइट थोड़ा बहुत मिलेगी तो उसके लिए क्या करते हैं लोग जानते हैं, जैसे ग्लास पैनल बनाते, ग्लास पैनल में प्लांटेशन ग्रो कराते हैं। तो रेज आती हैं मगर लौट के जाती नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे ग्रीन हाउस में इफेक्ट होता है वैसा ही इफेक्ट CO2 करेगा पूरे एटमॉस्फेयर में। हमारे एक शीशे का आपने घर बनाया, उसमें आपने प्लांट ग्रो कराया, सनलाइट आ रही है लेकिन लौट के जा नहीं रही हैं, इसलिए शीशे का घर है वो ज़्यादा गर्म रहेगा, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसा ही कंडीशन जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी तो रेज आएंगी मगर लौट के जा नहीं पाएंगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान जब बढ़ेगा तो जो नॉर्थ और साउथ पोल के आइस मेल्ट करेंगे, समुद्र में आएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो आदमी की मौत होगी, घर डूब जाएंगे, कितने जो नीचे के देश काफ़ी जलमग्न हो जाएंगे। वही मैंने बताया, लाशें ऊपर तैरेंगी। मैंने बताया प्राइमरी पोल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे एसिड रेन है, आप पढ़े हैं, सब जानते हैं, एसिड रेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। H2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलने से और फिर H2O के मिलने से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड के H2O के मिलने से बनता है, H2SO4 HNO3, ये दोनों एसिड रेन बनाती हैं। वो अम्ल वर्षा इसको बोलते हैं। वो ऊपर से क्या होता है, बरसता है। जब बरसता है तो स्किन पे अगर आपको पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल है, आपके बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं जैसे ताजमहल है, बोलिए ना, या मोती महल है, या ढेर सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, छीज हो जाएंगे, उसमें कोरोजन आ जाएगा, छीज कर जाएंगे, उसका जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एसिड रेन का इफेक्ट है। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा ही जैसे आप क्या बोलते हैं, हम लोग आज CFC का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक कल आउटलाइन बता रहा हूँ। हम लोग CFC का उपयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो क्या करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन कर देता है। आपको पता हो ना, स्ट्रेटोस्फीयर, इस एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक होता है स्ट्रेटोस्फीयर, इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर UV रेस को एब्जॉर्ब करता है, UV रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हैं ना, धरती पे नहीं आने देता। धरती पर अगर UV रेज आ जाए तो जानते हैं स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, और म्यूटेशन काज करेगा ढेर सारा, जिससे कैंसर भी काज कर सकता है। ये है
CFC का कमाल, जो हम AC में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, जितना मरने वाला, जितना डैमेज करने वाला प्रोसेस सब हम लोग कर रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट कैसे भी डैमेज हो, डैमेज करने का सब प्लान बना रहे हैं, सिस्टमेटिक मेंटेन करने का कोई प्लान नहीं बना रहा है। अब आप क्या करोगे? पढ़ के आप भी जाओगे AC में बैठना पसंद करोगे? अरे भैया उसका कमरा AC है, गजब बात है। पसीना ना बहने, पसीना बह जाएगा तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकल जाएगा, पसीना ना बहने पाए। आपको पता होना चाहिए नेचर अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ आपको, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। एडजस्ट कर रहे हो तो बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मामला टाइम फिश, तेरा टाइम फिश हो जाएगा। करो क्या भाई, जब पसीना निकलता है उसमें साल्ट भी निकलता है ना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया रहता है। और जो दिन भर AC में बैठने वाले उनको पसीना कहाँ होगा, तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा घटेगा? बोलिए ना। या तो वो बहुत ही कोई आप एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढें। उसमें CFC जो निकल रहा है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। अंटार्कटिका रीजन में ओजोन लेयर डिप्लीशन देखा गया, बोलो ना। इससे नुकसान क्या होगा? स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है। ये है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में जो पाया जाने वाला ओजोन है वो गुड ओजोन है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाया जाए एटमॉस्फेयर में, तो वो बैड ओजोन हो जाएगा। क्योंकि ओजोन क्या करेगा, जो आप ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगा O3 में, तो इसमें ऑक्सीजन कमी होगी एटमॉस्फेयर में, वो नुकसान करेगा। ओजोन लेयर अच्छा है स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले लेयर में ओजोन लेयर अच्छा होता है, उसको बोलते हैं गुड ओजोन। लेकिन अगर ओजोन लेयर इसमें आ जाए, किसमें? एटमॉस्फेयर में बन जाए, ओजोन का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में बन जाए, तो बैड ओजोन होगा, क्योंकि आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगा O3 में, वो आपके लिए हानिकारक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है वो CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। आप समझिए। बहरहाल ये तो मैं बता रहा था। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में मैंने आपको बताया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आपके कौन कौन से हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आपके पैराक्सीस्टिल नाइट्रेट है, एसिड रेन है, पैराक्सीस्टिल नाइट्रेट है, एसिड रेन है। बात समझ रहे हैं? ये सब क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब H2SO4, HNO3 और पैराक्सीस्टिल नाइट्रेट, PAN, पान इसको बोलते हैं, पैराक्सीस्टिल नाइट्रेट। ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं जो आपको हानि पहुंचाती हैं। आपको पता होना चाहिए, जितने भी मेट्रो पूरे विश्व के मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे एयर पोल्यूशन चरम पे है। दिल्ली का एक बच्चा जो पैदा होता है वो 2 सिगरेट पीने के बराबर जो है क्या करता है, पर डे ले रहा है एयर पोल्यूटेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, पेपर में पढ़ी हुई बात मैं बता रहा हूँ, और वो भी रिपोर्ट है ये जर्नल्स की। एक वहाँ पे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो इतना पोल्यूटेंट ले रहा है जितना कि 2 सिगरेट पीने के बराबर है। और आपको ये भी बता दें, ये भी रिसर्च में लिखा हुआ, दिल्ली के बच्चों में, अब दिल्ली का रिपोर्ट होता है इसलिए दिल्ली का माना जाता है। जौनपुर में इतना होता होगा तो आप क्या जान रहे हैं? यहाँ तो कोई चेक ही नहीं करता कितना है, बोलिए ना। पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज़्यादा हानिकारक, जो धुलवा उड़ता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बात समझ रहे हैं ना? बहरहाल तो वहाँ पर नापा जाता है, इसलिए वहाँ पता है आपको, वहाँ पे बताते हैं लोग, बताते हैं नहीं, ये रिसर्च है कि उनका 20% लंग डेवलप्ड ही नहीं करता। मतलब जो नॉर्मल गाजीपुर, बलिया, देवरिया में जो देहात के लड़के हैं, जितना लंग उनका जो है, उनका लंग जो है डेवलप्ड करता है, उतना डेवलपमेंट किसका? उतना डेवलपमेंट जो दिल्ली में रहने वाला बच्चा है उसका लंग उतना जो है डेवलप्ड नहीं करता, मतलब 20% कम डेवलप करेगा। ये रिसर्च। एयर पोल्यूशन से हानि, लंग कैंसर हो सकता है, बोलिए ना, या हाइपॉक्सिया हो सकता है, एस्फाइक्सिया हो सकता है। हाइपॉक्सिया ऑक्सीजन कमी हो सकती है, एस्फाइक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, डेथ हो सकती है। बात समझ रहे हैं? लंग रिड्यूस हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है, बोलिए ना, इलाटा प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये एयर पोल्यूशन के मैंने एक आउटलाइन बताया हुआ है, डिटेल आपको सोलंकी सर पढ़ाए हुए हैं और वो पढ़ा भी देंगे। मैं कल आपको गेस्ट पेपर बता के दे दूँगा। हमारी आपकी जो हमारा आपका जो करार था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कल मैं गेस्ट पेपर आपको दे दूँगा। कोई अगर सिलेबस ला के हमको दे देगा तो कल सिलेबस कोई सज्जन लड़का हमको ला के यहाँ दे सकता है, क्योंकि मैं कल 4 बजे से लेके 4:30 से लेके जो है 6:30 तक मैं यहाँ रहूँगा। कोई बच्चा अगर रूम अगल बगल लेके रहता होगा, जौनपुर की मैं बात बता रहा हूँ, टीडी कॉलेज का अगल बगल, तो हमको सिलेबस दे देगा तो मैं सिलेबस के कार्ड में उसको गेस्ट पेपर दे दूँगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, बाय।